उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जताया अनुमान। पहाड़ से मैदान तक 24 घंटे भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी। देवभूमि में जैविक खेती पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। सीएम धामी ने बैठक में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर की बातचीत। जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाएगी धामी सरकार। विधानसभा में बैकडोर भर्तियां रद्द करने के बाद स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण अचानक अनुभागों में पहुंची। अनुभागों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कार्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए हैं निर्देश। उत्तराखंड सरकार के स्तर पर राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की कवायद शुरू। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक पर अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश। और अब ट्रैक्टर्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। ट्रैक्टरों की सुरक्षा के लिए बनेगी ट्रैकिंग नीति। पंजीकरण के साथ दिया जाएगा सैटेलाइट फोन। पर्यटन विभाग की ओर से नीति का प्रस्ताव बनकर हुआ तैयार। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ढाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि में। एक तरफ जहां हिमस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। भारी बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने अनुमान जताते हुए कहा कि देवभूमि में अगले 7 से 9 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और साथ ही जिसको लेकर रेड अलर्ट अब पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में भी जारी कर दिया गया है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में देवभूमि के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कुमाऊं क्षेत्र में रेड तो गढ़वाल क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम सक्रिय होने के चलते कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश के आसार है। उन्होंने कहा कि भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए नदियों नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कुमाऊं क्षेत्र में बहुत भारी बारिश के मद्देनजर सरकार, शासन व राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं के 5 जिलों में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत 1 से 12वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं टिहरी और पौड़ी में भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं देवभूमि में आपदा प्रबंधन विभाग मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है।
जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते प्रदेश के कई जगहों पर आशंका जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही संभावित आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। हाई अलर्ट है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि अक्टूबर में जाकर ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली चिंता लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि अक्टूबर में होता है तो आशंका ये होती है कहीं क्लाउड बर्स्ट न हो जाए। तो हमारी पूरी टीमें हाई अलर्ट पे है और जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे एनडीआरएफ की टीम पौड़ी गई थी तो उनको ही पौड़ी में ही रोक दिया गया कि हाई अलर्ट है, तो उसको देखते हुए आप पौड़ी में ही अभी रहें 2 दिन और। तो इस तरह से हम टीमों को डिप्लॉय कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ रहनी चाहिए या टीम कम है आदमी तो वहाँ पर हम इस तरह से डिप्लॉय करें। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है और अब लगातार जो है पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि रेड अलर्ट जो है वो कई जिलों में जारी किया गया है और लगातार उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है आपको बताएं भूस्खलन भी अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलता है, इसलिए वहां के लोगों को सचेत रहने की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि की। देवभूमि में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को धामी सरकार अब बढ़ाने वाली है। आपको बताएं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ ही फसलों का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। शासन स्तर से काश्तकारों की मदद कर किसान की आय और उसके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को राज्य अतिथि गृह स्थित शैले कॉटेज से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्राकृतिक कृषि और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से संबंधित वर्चुअल बैठक को संबोधित किया और आपको बताया कि बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही कृषि मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को प्राकृतिक दृष्टि से परंपरागत खेती के लिए उपयुक्त भी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जैव विविधता के चलते जड़ी बूटी और साथ ही सुगंधित पौधे के क्षेत्र में अपार संभावना बन रही है। इस दिशा में राज्य सरकार काम भी कर रही है। प्रदेश की कुल संपत्ति जो कृषि है वो योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत आच्छादित किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस साल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है और 5 करोड़ रुपए में से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगे कॉरिडोर को शुरू किया जा सकता है। इस योजना से गंगा तट पर 5 किलोमीटर की परिधि को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग अब बढ़ रही है और राज्य सरकार का यही प्रयास है कि इसका अधिक से अधिक लाभ जो है वो राज्य के किसानों को मिल सके। तो वहीं विधानसभा में बैकडोर भर्तियां रद्द करने के बाद स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण बृहस्पतिवार को अचानक अनुभागों में पहुंच गई। उनके अचानक आने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्पीकर ने अनुभागों में उपस्थित रजिस्ट्रार को निरीक्षण भी किया और कार्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति देखने के साथ ही जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी भी दी। विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सभी अनुभागों, अधिकारियों के कार्यालय कक्ष, सभागारों सहित समितियों के कार्यालयों का निरीक्षण भी किया और उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी दिया है। आपको बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले गैलरियों में
सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया है और इस दौरान उन्होंने अनुभागों के कार्यालय कक्ष में स्टाफ के बैठने की व्यवस्था से लेकर समितियों के कार्यालय कक्ष से संबंधित सभी विषयों की जानकारी भी उन्होंने ली है। पुस्तकालय का भी निरीक्षण करने वो पहुंची और इस मौके पर विधानसभा से अध्यक्ष ने सभी अनुभागों में पहुंचकर स्टाफ की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अनुभागों में समितियों में उपस्थित अधिकारियों से उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी उन्होंने पूछा। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कक्ष में पाए गए। इस मौके पर प्रभारी सचिव हेमपंत, उप सचिव नरेंद्र रावत, प्रमुख निजी सचिव अजय अग्रवाल और वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी दीपचंद्र मार्शल, लक्ष्मण सिंह रावत समेत जो कई अधिकारी थे वो इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बताएं कि अनुभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जो है स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण पहुंची और उन्होंने अनुभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खास बात तो ये रही कि इस दौरान सभी जो कर्मचारी थे और तमाम जो लोग थे वो अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। हालांकि स्पीकर के आने से हड़कंप जरूर मच गया, लेकिन अनुभागों की जो बारीकियां हैं, बारीकियों से उन्होंने हर अनुभागों का जायजा लिया और किस तरीके से व्यवस्था चल रही है उसका भी उन्होंने जायजा लिया और कार्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जो थे वो स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने दिए हैं। आपको बताएं कि विधानसभा में बैकडोर भर्तियां रद्द की गई, जिसके बाद स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण अचानक अनुभागों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के स्तर पर राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधि वाले जिन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जा सकता है उनके संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने जिलाधिकारियों और साथ ही पुलिस कप्तानों को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। आपको बताएं कि 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इस पर मुहर भी लगा सकती है। सरकार की इस तेजी की वजह उच्च न्यायालय का हाल ही में फैसला आना माना जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद दायर हुई एक जनहित याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने के बारे में भी पूछा और हरकत में आई सरकार अब इस पूरे मामले में तेजी से काम कर रही है। बृहस्पतिवार को इस मसले पर मुख्य सचिव ने सचिवालय में जिलाधिकारियों और साथ ही पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि रेगुलर पुलिस में जिन क्षेत्रों को तत्काल शामिल करने की आवश्यकता है उनके प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं। जिन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस के थाने रिपोर्टिंग, चौकी या एरिया एक्सपेंशन की आवश्यकता है, अतिशीघ्र ही प्रस्ताव भेज दिए जाए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के टूरिज्म स्टेट होने के कारण आतिथ्य के क्षेत्र में प्रोएक्टिव होकर कार्य करना बेहद जरूरी है। राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की जो कवायद है वो भी तेज हो चुकी है और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू निरीक्षण करने पहुंचे और आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अब कैबिनेट में सरकार इस फैसले पर जल्द ही मोहर लगा सकती है। राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने को लेकर ये कवायद तेज हुई है और बैठक भी आयोजित की गई जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू थे और अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश अब दे दिए गए हैं और जल्द ही इस फैसले पर जो है कैबिनेट सरकार की तरफ से मुहर लग सकती है। मुद्दा क्या था? राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने का मुद्दा था और अब इसे लेकर कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं उत्तराखंड में ऊंची चोटियों की चढ़ाई करने वाले ट्रैकरों और ट्रैकिंग करने वाली पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार ट्रैकिंग नीति बना रही है। पर्यटन विभाग की ओर से जो है आपको बताएं, नीतियों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नीति में ट्रैकरों के पंजीकरण के साथ ही दल के लीडर को एक सैटेलाइट फोन भी दिया जाएगा, जिनसे पर्वतारोहण दल के किसी मुश्किल में फंसने या लापता होने की स्थिति में आसानी से लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि अब तक जो है, अगर आप पहाड़ों में ट्रैकिंग करने जाते हो तो आपको पता होगा कि लोकेशन नहीं ट्रैक हो पाती है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की जो है परेशानी होती है। इसे लेकर अब एक अच्छा जो है फैसला आया है और इसके अलावा पोर्टरों को प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर लाइसेंस देने के लिए नीति में प्रावधान भी अब किया जा रहा है। प्रदेश में हर साल देश दुनिया के पेशेवर ट्रैकरों के अलावा साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटक ट्रेकिंग के लिए आते हैं। कई बार पर्वतारोहण दल के साथ घटनाएं भी हो जाती है। अब सरकार ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों और ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए जो है नीति बना रही है। आपको बताएं कि साल 2003 और 4 में पर्वतारोहण के लिए गाइडलाइंस भी बनाई गई थी, जो पेशेवर ट्रैकरों के लिए ही लागू की गई थी। वर्तमान में सरकार का विशेष ध्यान जो है वो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है, जिससे बाहरी क्षेत्र के पर्यटक जो है वो ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। और ट्रैकिंग के लिए प्रदेश में अभी कोई भी नीति नहीं लाई गई है और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटक बिना किसी सूचना के ही ट्रैक रूट पर निकल चलते हैं। कोई हादसा होने पर सरकार और प्रशासन के पास भी ट्रैकिंग दल का कोई ब्यौरा नहीं होता है, जिसके चलते पर्यटन विभाग के माध्यम से ट्रैकिंग नीति अब तैयार की जा रही है, जिसमें प्रदेश में पर्वतारोहण करने वाले ट्रैकरों और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान जो है वो रखा जाएगा। आपको बताएं कि सरकार की ओर से पर्वतारोहण दल के लीडर को सैटेलाइट फोन जो है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो एक बड़ी जो है अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से कि अब ट्रैकर जो हैं, जो ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ट्रैकिंग नीति बनाने पर सरकार का जो जोर है वो होगा। और पंजीकरण के साथ साथ जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं उन्हें सरकार फोन भी उपलब्ध कराएगी, ताकि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है ट्रैकिंग करने में या आपके साथ कोई हादसा हो गया है तो आप उसकी जानकारी जो है सरकार तक पहुंचाए या पुलिस तक पहुंचाए और आपको तुरंत उस जगह पर फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आप बर्फ में फंसे हैं या अन्य किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी की आपको ज़रूरत है तो अब उत्तराखंड में आपको ये मिल सकता है, क्योंकि ट्रैकरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान जो है वो उत्तराखंड की सरकार दे रही है। और कई लोग जो ऐसे हैं ट्रैकिंग करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के निकल जाते हैं और उनके साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो उसमें सरकार की तरफ से कोई जो है हेल्प नहीं की जा पा रही थी। इसलिए अब ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकर्स के लिए नीति बनाने पर सरकार का विशेष ध्यान होगा। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में डोकरानी बामक ग्लेशियर में मंगलवार को एवलांच हो गया है। इस दौरान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई प्रशिक्षकों के हाथाहाथ होने की जो खबर है वो निकलकर सामने आई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि द्रौपदी का डंडा क्षेत्र में कई लोगों का दल प्रशिक्षण के लिए गया था और इस दौरान अचानक एवलांच हो गया, जिसमें कई प्रशिक्षकों की मौत भी हो गई है। आपको बताएं कि साथ ही कई प्रशिक्षक अब भी इसमें फंसे हुए हैं एवलांच में और सेना की तरफ से राहत बचाव का कार्य लगातार अब भी जारी है। और आपको बताएं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे हिमस्खलन की वजह से वैज्ञानिकों की चिंताएं अब और बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह है जो बार बार हिमस्खलन की घटनाएं हो रही है, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। देवभूमि में आपदा का कसर खत्म नहीं हुआ था कि फिर से उत्तरकाशी में आई एवलांच ने तबाही मचा दी।
बता दें कि देवभूमि में आए दिन आपदा अपना कहर बरपाती तो है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा की पीड़ा खत्म नहीं हुई कि अब एवलांच ने तबाही मचा दी। बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला 58 पर्वतारोहियों का दल मंगलवार की सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ गया। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम में 44 प्रशिक्षुओं, 8 प्रशिक्षकों सहित कुल 58 लोगों का दल 14 सितंबर को एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए निकला था। 25 सितंबर को ये दल डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र से द्रौपदी का डांडा चोटी के बेस कैंप में पहुंचा। वहां से सभी चोटी के आरोहण के लिए 5670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप 1 तक पहुंचे। मंगलवार को दल द्रौपदी का डांडा चोटी 5771 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन कैंप 1 में लौटते समय करीब 8:45 पर दल भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसकी सूचना उत्तरकाशी स्थित नीम के रजिस्ट्रार विशाल रंजन को मिली। उन्होंने डीएम अभिषेक रोहेला को इसकी जानकारी दी। इसके बाद डीएम ने तत्काल सरकार से मदद मांगी। इसके बाद सहारनपुर स्थित सरसावा एयरपोर्ट से वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर रवाना हुए। बाद में एक हेलीकॉप्टर बरेली एयरबेस भी पहुंचा। वहीं देहरादून से भी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। देर शाम द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में मौसम खराब हो गया और बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। डीएम ने बताया कि 4 शव बरामद किए गए हैं, जबकि वायुसेना और एसडीआरएफ ने 26 लोगों को बचा लिया है। सूत्रों का कहना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। डीएम अभिषेक रोहेला के अनुसार मौसम खुलने के बाद दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल उत्तरकाशी अवलोंच हादसे में हिमस्खलन की चपेट में आने की वजह से 41 पर्वतारोही प्रशिक्षक फंसे हुए थे। द्रौपदी का डांडा शिखर पर हिमस्खलन के बाद से ये लापता हुए। पर्वतारोहियों में 14 सदस्यों का रेस्क्यू हो चुका है। वहीं अब हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम भी उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। अब ये टीम हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करेगी। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है। अब हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जांबाज मोर्चा संभालने जा रही हैं। ये गुलमर्ग और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध करने में पारंगत होते हैं। उसके 15 जांबाजों की टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। ये टीम सेना को भी ग्लेशियर में कैसे बचाव करना है इसकी ट्रेनिंग देती है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम में कुल 15 सदस्य हैं। इनके हाथों में रेस्क्यू की कमान सौंपी गई है। वहीं अब तक उत्तरकाशी के डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र से रेस्क्यू दल ने बृहस्पतिवार को 15 शव बरामद कर लिए। 4 शव घटना के दिन ही बरामद हो गए थे। अब तक कुल 19 शव मिल चुके हैं। वहीं 10 लोग अब भी लापता है। वहीं इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि उत्तरकाशी में अभी तक 19 शवों को रिकवर किया जा चुका है। बचाव अभियान लगातार चल रहा है। श्रीनगर से आया हुआ दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना और प्रशासन के भी लोग शामिल हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। सीएम धामी बोले कि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद के लिए अनुरोध किया है, जो कि रेस्क्यू तेजी से किया जा रहा है। साथ ही सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में अभी तक जो जानकारी मिली है 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर हो गई हैं, मिली हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी जरूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जा रहा है। वहीं केदारनाथ क्षेत्र में पिछले 1 महीने के भीतर हिमस्खलन की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते सरकार के साथ साथ वैज्ञानिकों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। हाल ही में चौराबाड़ी ताल के पास ग्लेशियर के कैचमेंट के पास बर्फ का तूफान आया। इस बार ये हल्की बड़े स्वरूप में रह गई, जिसने पहाड़ियों में सिर्फ बर्फ के धुएं का स्वरूप ले लिया। वहीं जिला प्रशासन इस घटना पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाएं सितंबर से अक्टूबर में होने से वैज्ञानिक चिंतित है। हिमस्खलन को लेकर वैज्ञानिकों की टीम को केदारनाथ अध्ययन के लिए भेजा गया है। हालांकि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जहां गर्मी और बारिश में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर महीने में ही बर्फबारी होने से हिमस्खलन की घटनाएं हो रही है। हिमस्खलन की वजह से वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी है, जिसके चलते जिला प्रशासन इस घटना पर नजर बनाए हुए है।
तो वहीं वैज्ञानिकों की टीम भी हिमस्खलन की वजह पता लगाने में जुट गई है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झाकी। तो वहीं उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब उधम सिंह नगर के कीछा में युवक की निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया। आपको बताएं कि कीछा के वार्ड नंबर 6 निवासी मंगलवार की शाम से लापता चल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम से शंभू घर से लापता हुआ था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद कीछा के पराग फार्म गोला नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंची परिजनों ने मृतक की पहचान कीछा के वार्ड नंबर 6 के निवासी के रूप में की है। आपको बताएं कि शंभू के शरीर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। सूचना पर एसपी सिटी मनोज कुमार, कतियाल पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने मौके का मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कीछा पुलिस की सूचना पर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। तो आपको बताएं कि एसपी सिटी ने यह भी बताया कि परिजनों से पूछताछ में कई अहम सुराग जो है वो हाथ लगे हैं और जल्द ही अब इस घटना का खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कि मैं काम पे चली गई थी पूजा वूजा करके, जो घर पे थे सो रहे थे, उसके बाद पूरे दिन घर पे ही थे। तो शाम को घर पे हम काम पे से आया 6 बजे, आके देखूं घर पे है नहीं, तो हमने सोचा आ जाएंगे, रोज आज आ ही जाते हैं। रात बीत गया, दिन में भी नहीं आया और आज एक दिन हो गया, पूरा 2-3 दिन हो गया। आज ढूंढते ढूंढते गए तो देखा ऐसा पड़ा हुआ है, कटा हुआ है। इंसाफ चाह रहे हैं हम, ऐसे करके क्यों मार सकते कोई ऐसा किसी को, मतलब न्याय मिलना चाहिए। हाँ, मेरे पति को क्यों मार सकते ऐसा, किसी को कोई कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना। एक शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे। तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पर कुछ गहरे चोट के निशान हैं। तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, FSL टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी इसके तथ्य हैं और जो भी इसमें कारण है, इसके सब जानकारी करके इसमें तलाश की जा रही है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम टीमें गठित कर रहे हैं और सारे एंगल पे इसमें काम किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, परिजनों से बात हुई है आपकी, क्या बिंदु निकल के आया है? हाँ, कुछ उनके बातचीत से और कुछ जो मौके से सामान बरामद हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ सुराग मिले हैं। तो इस समय शेयर करना ठीक नहीं है। उसकी उन्हीं सब सुरागों के आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें उम्मीद करते हैं कि जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। कल भी ढूंढने आए थे, तो लोगों ने कहा वहीं जाके देखो कहीं जंगल यहीं पे रहता ना, हमें तो ज्यादातर हमने चलो सही है। हम सुबह 2 गाड़ी लेके आए थे भाई, आज सुबह। हाँ। तो पहले तो हम लोग उधर को गए। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।